हाँ देखिए बेटा, अपन लोगों ने लास्ट वाली क्लास में ध्यान देना, जो लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने देखा था तो मैंने यूनिट एंड डायमेंशन में आपको 2 चीज़ें समझाई थी। एक हमने सीखा था कि यदि मेरे पास कोई इक्वेशन गिवन है ना बेटा, यदि मेरे पास कोई एक इक्वेशन गिवन है तो उसको हम चेक करते थे कि यार वो वैलिड है या नहीं है। तो हमने डायमेंशनली चेक किया था कि LHS और RHS में जितने भी टर्म्स आते हैं हर टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। यदि वो सेम होता था तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेसिस पे हमने बोला था बेटा कि वो जो है वो हमारे लिए क्या होता था, या डायमेंशनली करेक्ट है वो फॉर्मूला। दूसरा प्रॉब्लम हमने सीखा था कि जहाँ पर हमें ये पता होता था डिपेंडेंसी, लास्ट वाला प्रॉब्लम हमारा वही चल रहा था कि यदि कोई एक फोर्स का फॉर्मूला निकालना है मुझे और फोर्स कुछ किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, जिस फैक्टर पे फोर्स डिपेंड कर रहा था ना बेटा, तो हम लोगों ने ये बोला था जिन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता था यदि वो फैक्टर्स मुझे बता दिए जाएँ तो मैं उन फैक्टर्स के बेसिस पे ये बता सकता था कि मतलब उसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा। हाँ, बट उस फॉर्मूले में एक ड्रॉबैक था उस मेथड में। क्या ड्रॉबैक था बेटा हमारा? ड्रॉबैक ये था कि हम उसमें कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाते थे। हम लोग कांस्टेंट के लिए सिर्फ इतना बता पाते थे कि यार ये कांस्टेंट आ रहा है k, बट अब k की वैल्यू कितनी है, 6 पाई है, 2 पाई है, 4 पाई है, जो भी है वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं होती थी। ठीक है, अब देखो मैं अभी पहले स्टार्टिंग में उन दोनों चीज़ों पे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखते हैं। तो ज़रा ध्यान देना, मैं तुम्हें टाइम भी दूंगा करने के लिए, आप ट्राई करना और उसके बाद में कंटिन्यू करना इसको। देखो मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, मैंने एक फॉर्मूला लिखा है P माइनस A/V² इंटू V माइनस बी इक्वल्स टू nRT। ठीक, एक इक्वेशन होता है कहीं ना कहीं, वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन होती है, जो आप लोग गैसेस स्टेट वाले चैप्टर में पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी होता है, फिजिक्स में भी होता है ना। तो ये एक इक्वेशन है, हमें कोई मतलब नहीं, हमने तो बोला है कि हमें कोई मतलब ही नहीं होता इन सब चीज़ों से कि कहाँ से आया क्या आया मुझे नहीं मालूम। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि P माइनस A/V² इंटू ब्रैकेट में V माइनस बी इक्वल्स टू nRT यदि मैंने तुम्हें दिया हुआ है। और मैं यहाँ पे चीज़ों को क्लियर करता हूँ कि कौन सी चीज़ें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो बेटा सबसे पहली चीज़ जो P है वो प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रेशर जानते हो ना, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक, यहाँ पर जो V है बेटा ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स आप गैस में यूज़ करते हो ना, ठीक, केमिस्ट्री में, तो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। R जो है बेटा वो गैस कांस्टेंट है। ठीक, गैस कांस्टेंट है, इनकी भी वैल्यू फिक्स होती है। और T जो है कैपिटल T वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेम्परेचर को। ठीक, अब आपसे पूछा क्या है मैंने, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सिंपल सी चीज़, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B। आपको A और B के डायमेंशंस फाइंड करने हैं, A और B के डायमेंशंस, कि A और B जो लिखा हुआ है उनके डायमेंशंस क्या होंगे मुझे ये बता दो बस। ठीक है, अब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का, मुझे आंसर दो सोच करके, फिर अपन एक्सप्लेन करते हैं इसे। बताइए जरा। अब देखिए बेटा ध्यान से, ठीक है, आंसर किसी का भी नहीं आया मेरे ख्याल से, है ना। देखो बहुत सिंपल प्रॉब्लम था, हद से ज़्यादा सिंपल, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना वो था। बाकी पता है ये क्वेश्चन है ना देखने में बड़े डरावने लगते हैं और जेई में आते रहते हैं ये सारे क्वेश्चन। हो सकता है ये भी आया हुआ होगा एक दो बार, है ना, आया ही हुआ है मुझे मालूम है। तो जेई में, नीट में, इन सब में ये क्वेश्चंस आते हैं और हम लोग है ना इस प्रॉब्लम को देख करके ही डर जाते हैं और छोड़ देते हैं। जबकि देखना कि लॉजिक कितना सिंपल होता है, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से बेटा हम ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके निकल सकते हैं। जैसे देखो क्या करना था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगता है, बस वो लॉजिक लगाना आना चाहिए। क्या लगाना है देख बेटा, हमने क्या बोला था याद करना, सेम क्वांटिटी ही प्लस होती है माइनस होती है। मतलब यदि मैं प्रेशर की बात करता हूँ तो प्रेशर में प्रेशर ऐड हो सकता है, वॉल्यूम में वॉल्यूम ऐड हो सकता है ना। तो सारी चीज़ें जो होती हैं वो सेम वाली होती हैं, सेम वाली चीज़ें ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं और सेम वाली ही इक्वेट भी होती हैं एक दूसरे से। तो ज़रा देखो तुम यहाँ पे तुम्हारा प्रॉब्लम ख़त्म। कैसे? तुमने एक चीज़ देखा V माइनस बी, सबसे पहले इसको देखता है। यदि मैं V माइनस बी की बात करने के लिए जाऊँ, ठीक है बेटा, तो मुझे बताओ एक चीज़, V माइनस बी में V जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? आपको बता के रखा है मैंने, V वॉल्यूम है। अब नालायक एक चीज़ सोच, यदि V वॉल्यूम है तो B कौन होगा? क्योंकि आप V में से B को माइनस कर रहे हो तो वॉल्यूम में से वॉल्यूम को ही माइनस करोगे ना, और किसको उठा के माइनस करोगे? कुछ नहीं, वॉल्यूम ही माइनस होगा। समझ आया? तो हमने क्या बोला,
कि यार ये जो b है ना, एक्चुअल में b जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वॉल्यूम। और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है मालूम है आपको, सिंपल, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। मतलब देखो वॉल्यूम मतलब क्या होता है, सिंपल सा क्यूबॉइड का ले लो या किसी का भी ले लो, क्यूब का ले लो, जिसका भी लेना है। क्यूबॉइड में क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ जो है वो भी l है, ब्रेड्थ है वो भी l है, और हाइट है वो भी l है। तो तीनों की वैल्यूज़ l है ना, l l l। तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा वहाँ से कि इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो L3, 3 टाइम्स आ रहा होगा। अरे लेंथ इंटू, ऐसा बेटा देख लो, कन्फ्यूज़ मत होना, मैं सिंपल सा फॉर्मूला ले लूँ तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो आप यदि इसमें भी लेने के लिए जाओगे ना तो लेंथ जो है वो भी l को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रेड्थ भी l को और ये भी l को। तो एक्चुअल में आएगा फॉर्मूला L3। मतलब वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बेटा L3 मतलब L3, ठीक है। तो ये आ गया आंसर आपका बी का, कि यार बी का डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे लिए क्या निकल के आया, L3, मतलब वो बी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, तुम लोग कहाँ घूम रहे होंगे मालूम है, तुम लोग सोच रहे होगे NRT क्या है भैया, n तो पता ही नहीं है, मोल्स वगैरह के बारे में n का पता चले तब अपन कुछ निकालें। ज़रूरत ही नहीं थी ना, कहाँ ज़रूरत थी, आपसे तो मैंने पूछा ही नहीं है। अच्छा देखो दूसरा, देखो a निकालने के लिए क्या करोगे ये सोचना। अब a के लिए आप ये सोचो कि p माइनस a बाई वी स्क्वायर आपने लिखा है, ठीक है। अब एक चीज़ बताना, p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, तो मैंने बोला p प्रेशर है। तो एक चीज़ सोचो, यदि p प्रेशर है तो p में से आप जिसको माइनस कर रहे हो वो भी अपने आप में एक प्रेशर होगा, तभी तो माइनस होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यदि p प्रेशर है तो बेटा ये जो a बाई वी स्क्वायर आ रहा है ना, एक्चुअल में a बाई वी स्क्वायर, वो भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा बोलो। तो मैंने बोला ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है सर। अच्छा देखो, अब प्रेशर है ना, तो प्रेशर का यूज़ यदि आ रहा है तो मैं देखो यहाँ पे p का फॉर्मूला निकालता हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता था याद करो, फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। तो हमने लिखा फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो mLT-2, सबको पता है, मैंने बता दिया था। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे लिए क्या निकल के आया, mLT-2, और अपॉन में एरिया है, एरिया को हम L स्क्वायर लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा होगा बेटा, m, एक L कैंसिल हुआ तो L-1 T-2। और अब क्या करिए, देखिए इस प्रेशर की जगह पे आप ये डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लीजिए, m प्रेशर का m L-1 T-2, और इधर साइड से a चाहिए था ना, a अपॉन, बेटा ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, L3, मतलब 3 टाइम्स आ रहा है ना, तो उसका स्क्वायर कर रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, L⁶। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आएगा, देख m तो अकेला ही है, L6 L-1 से मिलेगा तो पावर माइनस हो जाएंगी, तो 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5, तो L5, और t की जगह पे क्या आएगा, T-2। तो a का जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आया वो मेरे पास ये निकल के आया, a = mL5 T-2। ये हमारा मेन डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आता है a का। तो देख बेटा a भी निकल आया, b भी निकल आया, मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सिंपल तरीके से मैं आंसर निकाल के लाया। NRT के बारे में मुझे पता करने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे बताइए क्या क्लियर हुआ बेटा सबको, चलिए बेटा ठीक है, हो गया। अब ये एक प्रॉब्लम हुआ, अब नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और देता है, अब फिर से ट्राई कीजिए आप लोग, बनना चाहिए। देख बेटा मैं फिर से नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रहा हूँ। ये क्या है मेरे पास, अल्फ़ा बाय टी स्क्वायर इक्वल्स टू एफ इंटू वी प्लस बीटा बाय एक्स। यहाँ पे मैंने इस तरीके से आपको दे दिया, एक्स स्क्वायर लिख लीजिए बेटा उसमें, एक्स स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से सुनना मेरी बात, प्रॉब्लम को समझना ध्यान से। आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, अल्फ़ा बाय टी स्क्वायर इक्वल टू एफ वी, है ना, एफ स्मॉल वी लिख लीजिए, प्लस बीटा बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है ये देखो ध्यान से। सबसे पहले तो आपको जो स्मॉल टी लिखा है बेटा ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल टी हमें टाइम बता रहा है, एफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वी है बेटा ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो x है, x ये x हमें यहाँ पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
अब यदि मैंने ये सारी चीज़ें आपको दे दी फिर से, है ना, कि यहाँ पे t टाइम बता रहा है, f फोर्स बता रहा है, v वेलोसिटी बता रहा है, x डिस्टेंस बता रहा है, आप फिर से बताइए मुझे, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक, अल्फ़ा और बीटा के डायमेंशंस बताओ कि उनके डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होंगे। बहुत सिंपल है, एज इट इज़, जैसा पुराना था सेम टू सेम, बस दिमाग लगा दो और आंसर ला करके दे दो भैया मेरे। ठीक है, चल जल्दी से निकाल आंसर फास्ट। देखिए बेटा, अब ध्यान से देखिए, जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, तुमने ट्राई कर लिया है ना, अब मैं बता रहा हूँ ताकि तुम अपना दिमाग लगाओ। देखो ध्यान से बेटा, अल्फ़ा बाय टी स्क्वायर। अब मुझे दिक्कत है कि यार मुझे नहीं मालूम कि टी का डायमेंशन तो पता है, बट अल्फ़ा का क्या है, ये पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे नहीं मालूम इस चीज़ के बारे में। ठीक है, रखे रहने दो। बीटा बाय एक्स स्क्वायर बात करा जाए तो यहाँ से भी मैं नहीं बता सकता कि एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है जो मुझे पता चल सकता है जिसके बारे में कि वहाँ पे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये जो एफ वी लिखा है, एफ वी है ना बेटा, अब ये एफ वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ये बताओ मुझे। एफ वी, तो मैं बोलता हूँ एफ वी मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रहा था। देखो, सबसे पहले अपन एफ और वी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के लेके आते हैं। ठीक है सोचिए बेटा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एम एल टी माइनस टू। बेटा एफ इंटू बी पावर होता है। ठीक है, आगे जाकर के फॉर्मूला पढ़ने वाले हो, लेकिन अभी नहीं सोचना हमें, अभी तो सिंपल सा जो भी हो, मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए इसका, एफ और वी का। तो एफ का हो गया एम एल टी माइनस टू, वी वेलोसिटी है तो एल टी माइनस वन। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों को यदि मैं सॉल्व कर लूँ तो मेरे को क्या निकलेगा, एम एल टू टी माइनस थ्री। मतलब एफ वी जो है ना, पूरी तरीके से देखना ध्यान से, कि एफ वी जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये आया। अब जरा सोचो एक चीज़, ध्यान देना, एक्चुअल में ये जो एफ वी आया ना, ये जिस भी टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जिस भी टर्म को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, भले से पावर है या जो भी है, जिस भी टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला इसका भी होगा। क्यों? क्योंकि सेम क्वांटिटी ही ऐड होती हैं। तो जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ बताइए, मैंने लिखा बीटा बाय एक्स स्क्वायर जो है ये कम्प्लीटली ये डिफाइन, ये भी किसके जैसा होगा, एफ वी के जैसा। तो एफ वी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ये रहा। तो मैंने लिखा एम एल टू टी माइनस थ्री। और अब एक्स वाले को देखो, एक्स मतलब क्या हो गया, लेंथ, डिस्टेंस था तो मतलब लेंथ है एल, तो एल स्क्वायर हो गया इक्वल टू यहाँ से एम एल टू टी माइनस थ्री। तो बेटा अब बीटा की वैल्यू निकालो, इसको उधर ले जाओ, एम एल की पावर 4 टी माइनस थ्री। ये जो निकल के आया ना, ये आपका बीटा है। तो जो बीटा की वैल्यू निकाली वो हमने इस तरीके से निकाल ली। अब सुनो ध्यान से, बीटा आ गया, अब बात आई अल्फ़ा कैसे। तो जरा सोचना, जो टर्म ये होगा, जो क्वांटिटी ये है, उसमें वही क्वांटिटी ऐड हुई होगी, और आंसर में जो मिलेगी ना वो भी वही क्वांटिटी मिलती है सेम। जैसे मैंने बोला था लेंथ है, तो ये भी लेंथ होगा, और ये आंसर जो मिलेगा वो भी लेंथ है। मतलब जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला था एफ वी का, वही डायमेंशनल फॉर्मूला एल अल्फ़ा बाय टी स्क्वायर का भी है। तो बस अगली बार में आप क्या करिए कि जो अल्फ़ा बाय टी स्क्वायर लिखा था उसको भी यही डायमेंशनल फॉर्मूले से रिप्लेस मारिए एफ वी के। तो ये बन जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री। ठीक है, अब सॉल्व करिए। अल्फ़ा टी जो है टाइम है, तो टी का स्क्वायर हो गया एम एल टू टी माइनस थ्री। तो बेटा अल्फ़ा इक्वल टू निकल के आया एम एल टू टी माइनस वन, माइनस थ्री और स्क्वायर मिलके माइनस वन। तो ये अल्फ़ा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आया, और वो बीटा का। तो इस तरीके से बेटा हम लोग को यहाँ पे निकालना होता है। तो देखा जाए ना तो बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है, बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है। बट लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपको करके रखना है। आप करके रखोगे तो अब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि मतलब इससे रिलेट करता हुआ अगला कोई क्वेश्चन आएगा ना तो तुम बता दोगे फिर मुझे। ठीक है, तो चलो एक बार नोट करो इसे। चलिए बेटा अब नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखें, थर्ड। अल्फ़ा इक्वल्स टू एफ बाय वी स्क्वायर साइन बीटा टी। ठीक, अब मैंने एक इक्वेशन ये लिखा है आपके पास। ठीक है, एक बार करेक्ट कर लूँ। ठीक है ना। तो बेटा अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो गया, एफ बाय वी स्क्वायर इंटू में है साइन बीटा टी, साइन बीटा टी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जब आप इसको इस तरीके से लिखने जा रहे हो तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो f है बेटा अभी भी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो v है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो t है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन फाइन
द डायमेंशंस ऑफ क्या, अल्फ़ा एंड बीटा। अब ज़रा दिमाग लगा लो इसमें, इसको कैसे करना है, क्योंकि इसमें अब एक नई चीज़ आई है तुम्हारे पास थोड़ी सी, साइन बीटा टी। तो पहले आप एक बार अटैम्प्ट लगाओ, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे वाले क्वेश्चंस को कैसे डील करना चाहिए जहाँ पे साइन वगैरह आ जाता है, लॉग आ जाता है ना। आप एक बार ट्राई कीजिए इसे। अब देखिए बेटा ध्यान से, ठीक है, सबने ट्राई कर लिया ना। अब ज़रा सुनो अब समझना, इसमें एक थोड़ा सा नया चीज़ आया है जो अभी तक हमने नहीं देखा, तो उस चीज़ को हम थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद में अपन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो क्या होता है, अल्फ़ा इक्वल टू एफ बाई वी स्क्वायर साइन बीटा टी। अब ये एक नया टर्म आया है साइन, तो ज़रा सोचना एक चीज़, यदि मैं कभी लिखने जाऊँ ना कहीं पे भी साइन थीटा, तो बेटा याद रखिएगा इस साइन थीटा में एक चीज़ सोच के देखो थोड़ा सा कि इसका डायमेंशंस क्या होना चाहिए। साइन थीटा क्या होता है, याद है आपको फॉर्मूला यार, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। आप बोलते हो ना कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जो है वही हमारे लिए क्या होता है, साइन थीटा। अब सोचना जरा एक चीज़, साइन थीटा को यदि मैंने बोला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर खुद अपने आप में एक लेंथ है, हाइपोटेनियस भी एक लेंथ है, ओवरऑल दोनों कैंसिल होंगे तो डायमेंशंस क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है मतलब क्या हो गया मालूम है तुम्हें, कि जो साइन थीटा है वो डायमेंशन लेस है। तो यहाँ पे जो ये पूरा साइन थीटा निकल के आता है ना बेटा, साइन थीटा, इसका जो भी है डायमेंशन कैसा होता है, होता ही नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। डायमेंशन लेस मतलब उसका कोई डायमेंशन नहीं है, क्योंकि देखो न्यूमरेटर में भी लेंथ, डिनोमिनेटर में भी लेंथ। यदि आप सिंपल सॉल्व करने जाओगे तो क्या लिखोगे, एल बाय एल कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा, सिर्फ 1। समझ में आ रहा है। तो जो डायमेंशन लेस होता है, मतलब जिसमें कोई डायमेंशन बचा ही नहीं, ना लेंथ बचा, ना मास बचा, ना टाइम बचा, ना कुछ बचा, तो हम लोग बोलते हैं वो डायमेंशन लेस है। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी को यदि आप डायमेंशनल फॉर्मूले में देख रहोगे तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, सिंपल 1, है ना। तो सबसे पहली चीज़ यार ये डायमेंशन लेस है, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ बोल दिया कि साइन थीटा में ये जो है डायमेंशन लेस होता है। अच्छा, वहीं पे ये जो थीटा है ना, थीटा खुद बेटा सिर्फ देखो ध्यान से, दोनों चीज़ों के बारे में बात हो रही है। अभी मैं साइन थीटा कंप्लीट की बात किया, तो मैंने बोला कि कंप्लीट वाला जो है वो डायमेंशन लेस है। तो जो थीटा एंगल है ना बेटा, ये भी डायमेंशन लेस ही होता है, याद रखिएगा, ये भी डायमेंशन लेस है। अब कैसे होता है मालूम है, आप सुनो मेरी बात, एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद है, मैंने अभी जब मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले एंगल वगैरह बताया था, है ना, कि एंगल को मेज़र कैसे करते हैं। और वहाँ पर एक फॉर्मूला दिया था मेरे, तो मैं एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस थीटा होता था, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अब मुझे बताओ आर्क लेंथ भी तो एक लेंथ है, जो रेडियस है वो भी एक लेंथ है, तो लेंथ अपॉन लेंथ करेगा तो बेटा फिर से कैंसिल होगा ना, तो फिर से उसका डायमेंशन कैसा आ गया, है ही नहीं। तो याद रखना कि जो साइन थीटा होता है ना, उसमें थीटा जो है वो खुद अपने आप में डायमेंशन लेस है और साइन थीटा भी डायमेंशन लेस है। तो दोनों क्वांटिटी डायमेंशन लेस होती है, ये चीज़ मुझे ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो बस इतना सा चीज़ आप याद रखिए कि यहाँ पे जो थीटा है वो भी डायमेंशन लेस है, साइन थीटा कंप्लीट की बात करूँ तो भी डायमेंशन लेस। अच्छा, यदि मैं इसके लिए बोलता हूँ तो मुझे बताओ, सिंपल मैं बोल देता हूँ, कॉस थीटा आ जाता, कॉस थीटा, तो क्या होता यार, कॉस थीटा में भी सेम फंडा ना यार, क्या कि कॉस थीटा कंप्लीट जो है वो भी डायमेंशन लेस और थीटा अकेला जो है वो भी डायमेंशन लेस। टेन थीटा आएगा तो भी टेन थीटा पूरा डायमेंशन लेस और थीटा भी डायमेंशन लेस। तो याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक में जितने भी ऐसे बनते हैं ना, साइन से लेके कॉसेक तक, उन सब में सेम फंडा है कि वो पूरा का पूरा जो है वो भी डायमेंशन लेस होता है और एंगल जो है वो तो खुद ब खुद डायमेंशन लेस है ही है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, एक और चीज़ थोड़ी सी एक दो फंक्शंस बता रहा हूँ, अभी सिर्फ नाम से याद रख लीजिए, मैं लिखता हूँ तो बस देख लेना कि हाँ ऐसा होता है। बाद में हम जब पढ़ने जाएंगे तब डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअल में क्या है ना। अभी मैं नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि हमने 10 तक नहीं पढ़ा उसे। एक फंक्शन आता है बेटा यहाँ पे, याद रखिएगा, e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं हम लोग इसको, e की पावर x। तो याद रखिएगा कभी आपके पास क्वेश्चन आएंगे बेटा, इसके जस्ट बाद मैं दूंगा भी ऐसे क्वेश्चन। तो e की पावर x पूरा जो है ना बेटा, पूरा कंप्लीट, ये भी डायमेंशन लेस होता है। अब इन चीज़ को अभी आप डायरेक्ट याद रख लीजिए ना, अभी एक्सप्लेन नहीं करते, बाद में आपको फंक्शन समझाएंगे तब समझा देंगे। e की पावर x पूरा जो है वो भी डायमेंशन लेस है और अकेला x जो है वो भी डायमेंशन लेस है, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि e की पावर में जो भी आए वो पूरा डायमेंशन लेस होगा और ये पूरा मिल करके भी डायमेंशन लेस ही होता है। सेम इसी तरीके से बेटा एक और फंक्शन चलता है आपका लॉग। तो लॉग में भी ऐसा होता है, लॉग x बेस भी होता है, बेस छोड़ दो अभी,
एक्स। तो बेटा ये कंप्लीट जो है ना ये भी डायमेंशनलेस है और ये अकेला x जो आ रहा है वो भी हमारे लिए डायमेंशन लेस होता है। तो याद रखना बस इतनी सी चीज़ें अभी फ़िलहाल कि साइन थीटा मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जितने आते हैं उसमें एंगल भी डायमेंशन लेस है और कंप्लीट जो रेशो आता था वो भी डायमेंशन लेस है। वैसे e की पावर x पूरा जो है वो खुद भी डायमेंशन लेस होता है, x भी डायमेंशन लेस है। log x जो है पूरा वो भी डायमेंशन लेस है और x के प्लेस पे जो लिखा रहेगा वो भी डायमेंशन लेस है। ठीक है, आप मुझे पहले क्लियर करो कि क्या इतना समझ में आया सबको। चलिए बेटा अब देखिए, अब मैं बता देता हूँ फाइनली आंसर क्या करना था इसमें। आपको क्या था, अल्फ़ा चाहिए था साइन बीटा टी। तो सबसे पहली चीज़ देख, मैं सबसे पहले क्या निकालता हूँ, बीटा टी। मुझे बताओ बीटा टी कहाँ पे आ रहा है, साइन के साथ एंगल है। और तुमने एक चीज़ बोला था ना अभी कि साइन के साथ जो एंगल होता है बेटा वो तो डायमेंशन लेस है। ये खुद अपने आप में कैसा होता है, डायमेंशन लेस। मतलब थीटा के प्लेस पे जितनी भी चीज़ आ रही है ना बीटा टी, ये पूरा डायमेंशन लेस है। तो डायमेंशन लेस को आप क्या कर दिया करो 1, मतलब कुछ नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, डायमेंशन उसका 1। ठीक अब बात आई बीटा निकालना था, तो बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/t और 1/T। टी टाइम था तो टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेटा बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकला, t-1। तो यहाँ पे जो बीटा है वो t-1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी है। अरे 1 टाइम पीरियड मतलब फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो मैंने बोला बीटा जो है वो क्या हो गया, t-1। अब सुनो अगला, ये तो हो गया। अब मुझे बताना साइन बीटा टी जो है, ध्यान से सुनो। अब हम कंपेयर करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। क्या बोलेंगे, यार इधर साइड का जितना भी पार्ट है ये जिस डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वही तो अल्फ़ा भी होगा। तो मैं बोलता हूँ अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या, तो मैंने बोला है भैया अल्फ़ा इक्वल टू एफ, फोर्स है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो सर, तो मैंने बोला mL-t-2 अपॉन में वेलोसिटी है। वेलोसिटी का क्या होता था, L-t-1 और इसका स्क्वायर करना है अपन को। और साइन बीटा टी कंप्लीट, ये कंप्लीट भी तो डायमेंशन लेस है, तो इसकी जगह पे कुछ लिखना ही नहीं है, 1 लिख दो। ठीक है, तो कुछ नहीं लिखा तो 1 लिख दिया, 1 को लिखने का मतलब ही नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए इसे। क्या बनेगा बेटा, mL-t-2 अपॉन में L2t-2 ऊपर ले जाना, तो m एक l कैंसिल होगा तो L-1 और ये तो कैंसिल ही हो गया पूरा। तो mL-1 जो है वो आपका डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आया, किस चीज़ के लिए, अल्फ़ा के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जाकर के बेटा अल्फ़ा और बीटा निकालना था। जब आपके पास ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह के टर्म्स में दे दे तो फिर कैसे सॉल्व करना था, मैंने अप्रोच समझा दिया। ठीक है, चलेगा, एक बार नोट करिए इसे, फिर और करते हैं। चलिए अब देखिए ये 4th वाला प्रॉब्लम देखना। ठीक है, ध्यान देना बेटा, इस वाले प्रॉब्लम में क्या बोला है, ध्यान से देखो। अल्फ़ा इक्वल टू f(v²/β²) log 2π बीटा अपॉन v²। ये आपको पूरा दे दिया मैंने। ठीक है, अब आपसे मैं क्या बता रहा हूँ इसमें देखना, आपको बस इतना बता रहे हैं कि f जो है बेटा वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो v है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे बताओ अल्फ़ा बीटा के डायमेंशंस क्या होंगे। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। आप अल्फ़ा और बीटा के डायमेंशनल फॉर्मूले मुझे निकाल के बताइए। ठीक है, सेम प्रॉब्लम है, एक ट्राई करो, बताओ। मैंने अभी तुम्हें लॉग का फंडा समझाया था, है ना, तो आप मुझे एक बार बता दो इसका आंसर क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। चलो अब देखें, ध्यान देना। ठीक, अब क्या करना था इसमें, ध्यान से देखिएगा। अपन जब यहाँ पे निकालने जाएंगे ना तो बेटा सबसे पहले अपन किस पे फोकस करो, जो चीज़ सिंपल है उसको तो निकाल लो। तो सबसे पहले मुझे ये वाला पार्ट दिखता है कि लॉग है, लॉग पूरा डायमेंशन लेस होता है, हमने अभी देखा था। और लॉग के साथ में जो चीज़ लिखी गई ना बेटा ये भी डायमेंशन लेस है। अब यदि ये पूरा डायमेंशन लेस है तो क्या लिखूँ मैं इसको, 2π बीटा अपॉन v² इक्वल टू 1। तो डायमेंशन लेस यदि मैं बोलता हूँ तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 2π बीटा अपॉन v² इक्वल टू 1। ठीक, अब सोचो 2π जो है वो कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, छोड़ दीजिए, मत लिखिए। बीटा का डायमेंशन है, v क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना होता है बेटा, L-t-1 और उसका स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो L-t-1 ना, तो L2 हो जाएगा, t-1 था तो t-2 इक्वल टू 1। तो एक्चुअल में इसको उधर लेकर के जाओगे तो बीटा इक्वल टू L2t-2, ये जो निकल के आया ये बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक, अब सुनो, बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, फिर हमने बोला कि यार अल्फ़ा कैसे आएगा, तो ज़रा सोच, अल्फ़ा इक्वल्स टू
ये पूरा इसके लिए डायमेंशनलेस है पूरा। मैंने बोला था लॉग के साथ जितना आता है सब डायमेंशनलेस है, ठीक। अब सोचिए, अब यदि मैं बोलता हूँ कि ये पूरा डायमेंशनलेस आ रहा है आपके पास, तो ये डायमेंशनली जो बता रहा होगा वही अल्फ़ा होगा, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही अल्फ़ा का है। तो अल्फ़ा इक्वल टू एफ, फोर्स है तो एम एल टी माइनस टू। वी क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी को क्या लिखते हो बेटा? एल टी माइनस वन, तो एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक, ये लिख दिया। और डिवाइड में क्या आ रहा होगा बोलिए? बीटा स्क्वायर, तो बीटा का डायमेंशन वहाँ से निकाला, उसका स्क्वायर करोगे तो बेटा एल 4 हो गया होगा स्क्वायर करके, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो टी माइनस 4। सॉल्व करिए तो ये एम, ये एल क्यूब इधर है, एल 4 है तो एल माइनस 1 बचेगा, और माइनस टू माइनस 4 हो गया, ख़त्म ही हो गया। तो अल्फ़ा का डायमेंशनल फार्मूला ये निकल के आया, ये चीज़। तो ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा। इस तरीके से जा करके बेटा आपको अल्फ़ा और बीटा के डायमेंशनल फार्मूले निकालने थे। मुझे बताइए क्या ये क्लियर है? तो फिर मैं अब दूसरे पैटर्न के क्वेश्चंस करवाता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट पैटर्न हो गया हमारे पास, जहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? डायमेंशनल फार्मूले कैसे निकाले थे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करके, ठीक है। चलो एक बार ज़रा मुझे बताओ क्या क्लियर है, तो फिर मैं अगले क्वेश्चन। अब देखिए बेटा, अब एक प्रॉब्लम करते हैं अपन दूसरे पैटर्न पे, ठीक है, फिर उसके बाद क्लास को रोक लेंगे आज। फिर नेक्स्ट वाले में अपन और प्रॉब्लम्स पे भी जाएंगे, और इसका थर्ड वाला पार्ट जहाँ पर हम लोग यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे, यूनिट्स चेंज करेंगे आपस में। देखो अगला फॉर्मूला हमारा क्या, प्रॉब्लम क्या निकल के आ रहा है? जैसे अपन ने याद है हमने बोला था कि डिपेंडेंसी यदि मुझे पता है कि फोर्स किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, तो हम उसका डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करके लेकर के आते थे, निकाल के लेके आते थे। मतलब डायमेंशन की हेल्प से हम उसका फार्मूला निकाल के लाते थे। मैं वैसे ही एक प्रॉब्लम करवाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लो मैंने बोला नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप, है ना, फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप डिपेंड्स ऑन किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। एक है फर्स्ट लेंथ ऑफ ट्यूब। अब ज़्यादा मत सोचना, मैं आपको समझाता हूँ पूरा। एक तो लेंथ ऑफ ट्यूब पे डिपेंड कर रहा है बेटा। सेकंड थिंग डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर पे डिपेंड कर रहा है, उसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ऐसा रो बनाते हैं, ठीक है। तो एक हो गया लेंथ ऑफ ट्यूब एल, डेंसिटी ऑफ एयर रो, और थर्ड एक फैक्टर होता है प्रेशर, वहाँ पे प्रेशर भी अफेक्ट करता है, तो प्रेशर को बोला पी, ठीक। तो ये तीन फैक्टर्स मैंने बोला कि एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप। अब ये आर्गन पाइप वगैरह में हम लोग निकालने जाते हैं जब ऑसिलेशन वाले चैप्टर पे जाएंगे ना, लास्ट में आता है चैप्टर 11th में। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी निकलती ना है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो मैंने आपको बता दिया अभी कि एक तो लेंथ ऑफ ट्यूब। अब भैया कोई सा भी ट्यूब होगा, लेंथ की बात हो रही है सीधा सा, तुम्हें तो डायमेंशनली पता करना है, तो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप मुझे बताओ कि उसका क्या फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। चलो 1 मिनट का टाइम, आप ट्राई करो एक बार, फिर मैं बताता हूँ। अब देखिए बेटा, आपने ट्राई कर लिया, अब मेरी बारी, ठीक। अब मैं सॉल्व करता हूँ, अब जरा क्रॉस चेक करना कि भैया कितना सही आ रहा है कितना गलत आ रहा है, ठीक है, फिर बात करते हैं। देखना आपको क्या लिखना था, ध्यान से देखो क्या करना था बेटा, बताइए मुझे। आपको ये करना था यहाँ पे कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी एफ है, अब वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, तो भैया एक तो लेंथ पे, एक डेंसिटी पे और एक प्रेशर पे। तो यदि मैं इन तीनों के बारे में लिखने जाऊँ तो मैं क्या लिखूँगा, ये ज़रा सोचना। तो मैं ऐसा लिखता हूँ बेटा, देखना ध्यान से। हमने बोला एफ, याद करना ऐसे लिखते थे, एफ प्रोपोर्शनल टू। अब एफ कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, प्रेशर पे और डेंसिटी पे। तो मैंने लिखा लेंथ की पावर में क्या ले लिया, ए, ठीक। डेंसिटी है, डेंसिटी रो, उसकी पावर में बी, और प्रेशर की पावर में सी। तो ए बी सी हमने 3 कांस्टेंट डिफाइन कर लिया है, ठीक है, ए बी सी। अब बात आई ए बी सी की वैल्यू निकालना है। चलो देखो, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइए, साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के, ठीक। और के आने के बाद में बेटा अपना फॉर्मूला क्या बना, एल की पावर ए, डेंसिटी की पावर बी और प्रेशर की पावर सी। अब मुझे एक चीज़ बताना,
जब आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लगाने जाओगे लिखने के लिए ना, तो मुझे बताना क्या करना है। अपन को सबके डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। बेटा एफ क्या बता रहा था, फ्रीक्वेंसी, तो सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला, बेटा फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, याद रखिएगा, टाइम पीरियड है ना, 1 टाइम पीरियड, उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आएगा, 1/t मतलब t की पावर -1। तो f के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे मिल गया कि फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा t की पावर -1 है ना। तो मैंने लिखा t-1, ठीक। अगला k तो कांस्टेंट है, उससे कोई लेना देना नहीं। l लेंथ है, लेंथ को तो सिंपल l से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो l की पावर a। बात आई डेंसिटी, है ना। अब डेंसिटी को कैसे लिखना है वो देखो, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे बेटा, m से, और वॉल्यूम होता है L3 ऐसा। तो ये बन जाएगा ml-3 ऊपर जाके। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेंसिटी के प्लेस पे ml-3 और उसकी पावर में b, तो ml-3 उसकी पावर में b लिखा। p क्या है, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का क्या होता है, mlt-2 अपॉन एरिया का L2। सॉल्व करेंगे तो ml-1 t-2, ठीक। तो इसके जगह पे मैंने लिखा ml-1 t-2 और इस पूरे की पावर c। कंपेयर करें, चलिए बेटा यहाँ पे कुछ नहीं है, तो m की पावर 0, l की पावर 0, t-1, k तो रहने दीजिए, l की पावर a, m की पावर क्या हो गया होगा b, l की पावर -3b, फिर m की पावर c, l की पावर -c, t की पावर -2c। सॉल्व करना जरा k, बेटा m की होल पावर कंप्लीट पावर कितना बनेगा, b + c, 2 है। l की पावर में क्या आ रहा होगा बेटा, यहाँ से a -3b -c, और t की पावर में आएगा, t अकेला है, -2c, और इक्वल टू में m0 l0 t-1। तो जो सबसे सिंपल पड़े ना, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे पहले निकल के आ रहा है, सबसे पहले उसको कंपेयर करने का। t की पावर -2c, t की पावर -1, कंपेयर कर लें तो क्या आएगा बेटा, -2c = -1, तो c = निकल के आया 1/2। चलो c की वैल्यू 1/2 हो गई। अब यार m का पावर देखने जाओ तो देखो b + c है ना, और वो कितना है, m की पावर यहाँ पे 0 है, तो b = कितना हो जाएगा, -c, मतलब -1/2। अरे c की वैल्यू 1/2 थी, तो वो -1/2 हो गई। और लास्ट a -3b -c = l की पावर है, l की पावर भी 0 है। तो देखो बेटा, एक a निकालना है, a -3 और b के प्लेस पे क्या लिखेंगे आप, -1/2, तो प्लस हो जाएगा, तो +3/2, और c के प्लेस पे -1/2। तो a की वैल्यू हो गई यहाँ से 1, तो उधर जाके -1, a की वैल्यू -1 आ गई। अब देखो a b और c तीनों चीज़ें तुम्हारे पास आ चुकी हैं। अब करना क्या है अपन को, देखना इन सब की वैल्यू को उठा करके इस फॉर्मूले में रखो और आंसर आ जाएगा। जरा देखना, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक। फाइनली क्या लिखें, यहाँ पे लिख दें, हाँ है स्पेस है। तो देखो बेटा f = k, l की पावर में क्या आया, l की पावर में a मतलब -1, और इधर देखो रो की पावर में b था, b की वैल्यू कितनी है, -1/2, और p की वैल्यू है 1/2, ठीक है। और अब इतना सब कुछ करने के बाद अब अपन क्या करते हैं, देखना ध्यान से। तो मैंने ऐसा लिखा k, ठीक है। अब ज़रा देखो एक चीज़ बेटा, ये l की पावर -1 उसको नीचे लिख सकते हैं, है ना, तो k/l हो जाएगा। और ये देखो ये चीज़, ये p है ना, p की पावर 1/2 ऊपर रहने दो, और ये जो -1 है इसको लिख दो नीचे ले जाके 1/2। अब यदि मैं इसको सॉल्व करने के लिए जाऊँगा तो क्या निकल के आएगा, ज़रा देखना, k/l, और ये बनेगा बेटा p/ρ उस पूरे की पावर 1/2, ठीक है। और जैसे ही तुमने ये चीज़ लिखा है ना, तो फाइनल फार्मूला लिखता हूँ मैं कहीं पे भी जगह निकाल के, ये रहा, यहाँ लिखता हूँ। तो f = तुम्हारे लिए निकला k × 1/l √p/ρ, और ये जो है ना, ये पूरा ये मेरा फाइनल फार्मूला निकल के आता है। अब बात आती है सर यहाँ पे कांस्टेंट की क्या करें, कांस्टेंट का क्या होगा। तो याद है तुम्हें एक चीज़, सर कांस्टेंट के बारे में तो हम बता ही नहीं पाते थे,
कांस्टेंट के बारे में तो मैं बता ही नहीं पाता था। क्यों नहीं बता पाता था? क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे वो कॉन्सेप्ट पे गया ही नहीं था। इस मेथड का ड्रॉबैक ही यही था कि हम इसमें कांस्टेंट के बारे में नहीं बता पाते हैं। तो बेटा यहाँ मेरा जाकर के पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है। चलो अब मुझे बताओ ज़रा कितने लोगों का सही हुआ। देखना बेटा इस वाले प्रॉब्लम में क्या दिया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा 6th, इफ़ वेलोसिटी v, फोर्स f एंड टाइम t आर चूजन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, देन एक्सप्रेस मास एंड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एफ वी एंड टी। बेटा अभी तक जो हमारा प्रॉब्लम आया ना, हमने क्या लिया करके चला था, मास, लेंथ और टाइम, इसको हम फंडामेंटल लेकर के चलते थे, बाकी सबको हम उसके टर्म्स में लेके आते थे। अब इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। क्या? उसने बोला कि अब फंडामेंटल आप किसको लो, फोर्स को, वेलोसिटी को और टाइम को। यदि फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी ले लूँ तो उस टाइम पे आप मास और एनर्जी का फॉर्मूला क्या बोलोगे, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है मास और एनर्जी का, किसके टर्म्स में आएगा, फंडामेंटल के टर्म्स में। फंडामेंटल है एफ, वी और टी। तो ज़रा एक बार ट्राई करो कि बनता है क्या, दिमाग लगाओ, तो फिर मैं आपको समझाता हूँ। एक बार आप पहले ट्राई करो बेटा। अब देखिए अब इस प्रॉब्लम में कैसे करना होता है सॉल्व करने के लिए। सिंपल सा, जो हम लोग अभी फंडा यूज़ कर रहे थे ना, कौन सा वाला, जहाँ पे मुझे पता होता था कि कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं उसके टर्म्स में फॉर्मूले को डिराइव करके ले आता हूँ। तो बस यही वाला काम यहाँ पे भी करना है आपको। क्या करना है मालूम है, देखो ध्यान से। आपको मास के लिए निकालना था ना, सबसे पहला वाला केस मैं बताता हूँ मास का, ठीक। तो फर्स्ट वाले केस में यदि हम मास के बारे में बात करने जा रहे हैं एम, तो मास किस पर डिपेंड कर रहा होगा, तो उसने बोला है ना मास और एनर्जी को अपन को एफ वी और टी के टर्म्स में ही लाना है। मतलब मास जो है वो भी एफ वी टी पे डिपेंड कर रहा है, एनर्जी जो है वो भी एफ वी टी पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या करें, देखिए मास इज प्रोपोर्शनल टू एफ की पावर a, v की पावर b और t की पावर c। तो f, v, t इस पर डिपेंडेंसी मुझे समझ में आई कि m प्रोपोर्शनल टू f टू द पावर a, v टू द पावर b और t टू द पावर c निकल के आया, ठीक है। अब जैसे ये चीज़ निकल के आई ना, अब क्या करना, देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, एक कांस्टेंट आ रहा होगा के, आने दो। फॉर्मूला है फोर्स का, वेलोसिटी और टाइम। अब बेटा मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, तो m होता है L0 T0, यही होता है ना, m L0 T0, ठीक। अब अपन सबकी वैल्यूज़ रखने जा रहे हैं। बेटा k तो कांस्टेंट है, फोर्स बताओ, फोर्स का होता है m L T -2 और उसकी पावर a। वेलोसिटी का होता है बेटा L T -1 उसकी पावर b और टाइम है तो t की पावर c। अब इसको सॉल्व कर लेना थोड़ा सा। k बेटा m की पावर a, L की पावर a, t की पावर -2a, L की पावर b, t की पावर -b और t की पावर c। सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, k m की पावर में क्या आ रहा है बेटा, सिर्फ a, और L की पावर में आएगा a प्लस b, और t की पावर में आ रहा है -2a -b प्लस c। और इधर से ये पूरा किसके इक्वल है, m L0 T0, राइट। अब जैसे ही तुमने इसके इक्वल करा, आप कंपेयर कर लो दोनों को। तो यहाँ से यदि कंपेयर करने जाए तो m की पावर में a आ रहा है, तो बेटा a इक्वल्स टू 1, क्यों, क्योंकि इधर 1 है इधर a है। a ये दोनों आ गए, तो l की पावर को कंपेयर करो, a प्लस b की वैल्यू कितनी है 0, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। a की वैल्यू पुट कर दो 1, -1 आ जाएगा। c निकालने के लिए क्या करोगे, -2a -b प्लस c इक्वल टू कितना आ रहा है, t की पावर, वो भी 0 है। तो a की जगह पे अपन रखेंगे 1, तो ये बनेगा -2, ये -1 है तो +1 हो जाएगा, प्लस c इक्वल टू 0, तो -1 मिला तो c इक्वल टू 1। तो देखो आपको a b c तीनों मिल गए। आपको जैसे ही a b c मिले तो m का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, ज़रा देखो यहाँ से हम लिखेंगे m इक्वल्स टू k, बेटा f की पावर a है तो 1, v की पावर -b है तो -1, और c की पावर मतलब t की पावर c है तो 1। सॉल्व करेंगे तो अपन इसको लिख सकते हैं k f t अपॉन v, नीचे चला जाएगा, और ये आपका मास का फॉर्मूला निकल के आया इन टर्म्स ऑफ, मास का फॉर्मूला निकल के आया इन टर्म्स ऑफ f t एंड v। तो जैसे ही वो आपसे बोलता है ना कि किसी एक चीज़ को दूसरे के टर्म्स में लेकर के आओ, तो कोई सा भी वो क्वांटिटी बोल दे, जो क्वांटिटी बोलेगा मैं उसके बेसिस पे उसको कन्वर्ट करके दे दूंगा। तो ये सिंपल सा अप्रोच था बेटा। अब अगली बार में क्या करना है, सेकेंड वाला पार्ट वो मैं नहीं करवा रहा हूँ, अब वो आपका काम है, ठीक है। क्या करना था उसमें मालूम, आपको एनर्जी निकालनी थी, तो अपन क्या लिखेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला E लिख लीजिए। E प्रोपोर्शनल टू, फिर से यही आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा,
फिर ई का अब एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना ml2t-2, तो ml2t-2 लिखेंगे, फिर दोनों तरफ कंपेयर करेंगे और आंसर लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आंसर आ रहा है मैं आपको फाइनल आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, अब वो फाइनल आंसर आप देख लीजिए और वो आपको लेकर के आना है। आंसर आ रहा है बेटा FVT, E इक्वल्स टू आ रहा है FVT, आप कन्वर्ट करेंगे तो FV और T वही आएगा। वैसे ही बताऊँ क्या था, मैंने आपको बोला था FVT ना वेलोसिटी है, सुना बेटा, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम से टाइम तो गया, बचा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन, वर्क डन मतलब एनर्जी, तो आ गया FVT, सिंपल FVT ही बनेगा इसमें। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है क्या यार, इसमें मैसेज पे कैसे जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब इतने प्रॉब्लम्स खत्म हो गए हमारे, है ना। अब मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट पे बेस कुछ क्वेश्चंस करवा दिए, है ना। अभी और करेंगे, DPP वगैरह मैं आपको दूंगा, है ना, डेली प्रैक्टिस शीट वगैरह में, है ना, तो उसमें भी अपन करने वाले हैं। लेकिन देखो वो उसके लिए मैं अभी रुका हुआ हूँ थोड़ा सा, ताकि थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हो जाए, कॉन्सेप्ट्स होने के बाद में हम DPP वगैरह सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे और क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तब तक है ना आप लोग को क्या करना है बेटा, कंटिन्यूटी में पढ़ते रहो और बुक्स वगैरह से क्वेश्चंस करते रहो। ठीक, चलेगा, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।